हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है। जैसा कि आपने देख रखा है कि जो हमने थंबनेल में जो नेमिंग कर रखी है चैप्टर की, क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब ये अपने जो फिनिश होने की एक तरीके से लाइन पे आ गया है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है अपन ने एक पार्ट कर लिया था, फिर कैपेसिटेंस में अपन ने कैपेसिटेंस कर लिया था, जिसमें अपन ने कई चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी वी एंड सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू यहाँ पे चार्ज होता है और वी इज वोल्टेज। अगर अपन कैपेसिटेंस का अगर यूनिट अगर बात करें तो कुलाम अपॉन क्या हो जाएगा, वोल्ट। अगर अपन डायमेंशन की बात करें, यूनिट की बात करें, तो इसको फैराडे भी कहते हैं अपन। और आपको यहाँ से एक रिलेशन भी मिल जाता है कि फैराडे और जो गुलाम होता है, ठीक है। अगर एक फैराडे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96,000। ठीक है। कि अप्रोक्स अपने को क्या मिलता है, गुलाम मिलता है। और अपने जो गुलाम है वो चार्ज में चीज़ों को डील करता है, और अपने जो फैराडे हैं वो मोल्स में चीज़ों को क्या करता है, डील्स करता है। ठीक है। अगर अपन ऐसे इसको इसी बात को ऐसे कहें कि जो अपना चार्ज है उसका सबसे जो स्मॉल यूनिट है वो अपन क्या कह सकते हैं, कूलाम। और चार्ज का जो सबसे लार्ज यूनिट है, ठीक है, उसको अपन क्या कह सकते हैं, 1 फैराडे। ठीक है। यहीं से फिर फैराडा के नियम आने लगे, इज इक्वल टू टी फाइव अपॉन डी टी। फिर हमने धारा जो है, करंट है, उसके बहने का विरोध, मतलब जो फॉलो हो रहा है उसके क्या करे, अपोज करे, उसका विरोध करे। करंट जो फ्लो हो रही है सर्किट में, उस करंट का जो फ्लो है उसका क्या करे, वो अपोज करे, उस चीज़ को क्या करे, अपोज करे। रेजिस्टेंस तो क्या करता है कि धारा का फॉलो का क्या अपोज करता है। और जो अपने पास E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी फाइव अपॉन डी टी, ये धारा में परिवर्तन या जो करंट में जो चेंज होता है उसका क्या करता है, ये अपोज करता है। ठीक है। दो बात मैंने बताई है आपको। ये फैराडे लॉ है। जब अपन इसको और डिस्क्राइब या एक्स और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इसको, तब अपन और भी बात इसकी करेंगे। ठीक है। फैराडे हो गया, कुलाम हो गया, दोनों की डील जो हैं वो मैंने बता दी। एक चार्ज में करता है और एक करता है मोल्स में, जैसे आपने देखा है। चार्ज की दोनों यूनिट होती हैं, एक स्मॉल होती है, एक लार्ज होती है। अब अपन ने जो कैपेसिटेंस स्टार्ट किया था, Q इज इक्वल टू सी वी, और वहाँ से हमने अर्थ की भी निकाली थी। अगर ऑप्शन में आ जाए या किसी अदर एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए तो आप क्या बोलोगे कि Q या C इज इक्वल टू 711 माइक्रो फैरेड। ठीक है। ये आपको ध्यान भी रखना है। पर अनंत और प्रायोगिक जो एक्सपेरिमेंट के वर्क के कारण उन चीज़ों को अपन क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है। और अपने अपन जानते ही हैं कि अनंत पे जो अपना पोटेंशियल होता है उसको अपन अज्यूम करते ही हैं, तभी चीज़ों को अपन समझ सकते हैं। ठीक है। आज अपन कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम की एग्जाम्पल हो उनकी भी बात करेंगे। जैसे पक्षी, कोई बर्ड्स है ना, कोई पक्षी है, बर्ड्स है जो वायर पे बैठा है पर वो उसको करंट नहीं लगता, या उसे जो करंट का है इफेक्ट नहीं होता, और वो उसे कोई कैजुअलिटी नहीं होती। बट पर अगर अपन छूते हैं किसी वायर को तो अपनी कैजुअलिटी होने लग जाती है। ठीक है। ऐसे ही जैसे अगर अपन एरोप्लेन के या एयरजेट के जितने भी टायर होते हैं, नॉर्मल तो रबड़ का इंसुलेटर होता है, पर वहाँ पे उनको कंडक्टिविटी या इंसुलेटर से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इनका रीजन भी अपन देखेंगे। ठीक है। ये सारी बातें आज के अपन लेक्चर में करेंगे। चलिए फिर बिना समय वेस्ट किए हुए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसलिए आज बुक लेके आया हूँ कि जो हैं एग्जाम्पल भी अपने को करवाने हैं। इस चीज़ को समझना है कि अपने अगर एग्जाम्पल अपने ठीक से कर लिए तो फिर जो सारी चीज़ें अपने को समझ में आने लग जाएंगी, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो मैंने हल्की सी बात आपको कैपेसिटेंस की आपको मैंने बता दी थी। एक तरीके से क्या करता है, चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। चार्ज को क्या करता है, ये स्टोर करता है। तो कुछ बातें अपन कर लेते हैं। ठीक है। तो हमने जो एनर्जी थी लास्ट में वो अपनी इस प्रकार आ गई थी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। चलिए अब E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो अपन ने पोलराइज में पढ़ा था, नॉन डाइलेक्ट नॉन पोलर और पोलर। डाइलेक्ट्रिक में अपन ने लास्ट जो फॉर्मूला है वो इस यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया था। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला अपने पास ये आ गया।
अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, किसकी बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू ई डी होता है, ठीक है, और E की वैल्यू अपने पास है, तो Q इंटू डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन ए को अपन फिर से लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक रिलेशन अपने पास ये आ गया, ठीक है। अगर इसी चीज़ को और आगे बढ़ाएं अपन, ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ कि अब जब न्यूमेरिकल करेंगे अपन तो काम आएंगे। और अपनी जो कैपेसिटेंस है वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना फॉर्मूला है। आप देख रहे होंगे कि कैपेसिटर इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन अपॉन डी। यहाँ पे ना तो चार्ज आ रहा है, ठीक है, ना ही क्या आ रहा है अपना वोल्टेज। तो अपन ने बात ये की थी, अगर आपको ध्यान है तो, क्या कि द कैपेसिटेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड on the charge given to it and the potential it receive, but it depends on the size and shape of the object। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर कहीं भी आप कैपेसिटेंस सुनते हो, कैपेसिटर का नाम सुनते हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन आवेश देते हैं और उसके कारण क्या मिलता है अपने को, पोटेंशियल, उस पर निर्भर नहीं करती कौन, कैपेसिटेंस, पर निर्भर किस पे करती है, ये उसकी आकृति और आकार पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। ये बात मैंने नोट करके लास्ट क्लास में भी आपको बताया था और इस क्लास में भी यही बता रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर की या इस पार्ट की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है, क्या है, फिर से बोल रहे हैं अपन, कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन क्या करें, चार्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पोटेंशियल ये दोनों चीज़ वहाँ पे आ गई, तो जो कैपेसिटेंस है उस पर तो डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो फिर डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो साइज और जो शेप है उस पर कैपेसिटेंस क्या करती है, डिपेंड करती है। मेरे अकॉर्डिंग ये लाइन क्लियर हो गई होगी, और यही अगर आपको ध्यान रहेगी तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो C इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर अपन कोई परमिटिविटी लेते हैं, कोई पैराविद्यांग पर देते हैं, तो ए के इंटू ए एप्सिलॉन अपॉन डी, ठीक है। यहाँ से अगर और चीज़ अगर करें, जैसे कैपेसिटेंस कुछ इस प्रकार से होता है ना, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, चार्ज को क्या करता है, स्टोर, कुछ इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी दो सीक्वेंस हो गई, या तो ये क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, या क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, दो ही कॉम्बिनेशन होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने पास क्या मिलेगा, और अपने पास जो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो इक्वेशन अपने पास क्या मिलेंगी, यही बातें हैं, ये बातें अपन इसमें करेंगे। फिर उसके बाद में जो न्यूमेरिकल अपने को मिलेंगे वो अपन क्या करेंगे, साथ साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर देखो, ये बात मैंने बता दी थी कि वो प्लस क्यू और माइनस क्यू, कैपेसिटेंस C1 और C2 आपको दिख रहा होगा, डायग्राम कुछ इस प्रकार से ही अपने को मिल रहा है। आपको दिखाने का, या NCERT जो बुक मैं बार बार ओपन कर रहा हूँ, इसका यही मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि हम इस बुक में यहाँ तक चीज़ों को समझ रहे हैं और यहाँ तक चीज़ें अपनी कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है। ये बात अपन समझ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे दो कॉम्बिनेशन है, कौन से दो कॉम्बिनेशन है अपने, है ना, उस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे पहला अगर अपन लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। फर्स्ट अपना क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो कुछ इस प्रकार होगा ये, ठीक है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, तो डिफरेंस जो है V1 हो गया, डिफरेंस हो गया इसका V2 हो गया, डिफरेंस इसका हो गया V3 हो गया, है ना। पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो कुछ इस प्रकार हो गया, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1
इंटू C1 इंटू क्यू अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, जैसे अगर V1 की बात करें तो V1 सॉरी क्या हो जाएगा, V और ये क्या हो जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे ही इसके लिए अगर अपन निकालेंगे तो ये चीज़ें निकल के आ जाएंगी। ठीक है, अगर अपन इस चीज़ को किस में करें चेंज, पैरेलल सीरीज में, किसमें करें, पैरेलल में, तो कुछ इस प्रकार बनेगा ये। ठीक है, तो ये आपका C1 हो गया, ये आपका क्या हो गया C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया, ये पोटेंशियल। ये आपका क्या है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर C इज इक्वल टू मैं लिखूं 1/C, अगर आपको ये ध्यान रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश 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 1/CN। ऐसे ही अगर C इज इक्वल टू अपने को C1 प्लस C2 प्लस C3, ये किसके लिए हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ये दोनों बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। किस पे आते हैं, न्यूमेरिकल पे। चलो इतनी बात हो गई थी अपनी। तो जो अपने पास ये न्यूमेरिकल है इसको करते हैं 2.8। एक तरीके से क्या है, एग्जाम्पल अपना। चलिए आ जाइए। तो एक स्लेब है ऑफ मटेरियल, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए स्क्रीन पे दिख रहा है तो पढ़िए, क्या है, ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K has the same area as the plates of the parallel plate capacitor but has the thickness कितनी है, 3/4D। तो 3/4D है तो कितना हो जाएगा, 1/4D, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। वेयर D इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट, D यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ द प्लेट। जैसे अपन डाइपोल मोमेंट करते हैं तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2D होता है या 2D होता है या D अपन करते हैं, तो सेपरेशन होगा तभी मोमेंटम कुछ मिले अपने को मिलेगा। अगर D यहाँ पे 0 है तो जो डाइपोल मोमेंट है वो अपने को क्या मिलता है, 0। इससे ये चीज़ ध्यान रखना है। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज विद द स्लैब इन इंसर्ट बिटवीन द प्लेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर D वैल्यू अपने को दी है तो पोटेंशियल डिफरेंस में और इसमें एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक एंड D। ठीक है, और यहाँ पे अगर इस चीज़ को ऐसे लिख रखा है कि E नोड इज इक्वल टू तो V नोड अपॉन D। ठीक है, अब क्या है अपने पास, ये 3/4 दे रखा है D, तो बाकी का जो अपने पास है वो कितना हो जाएगा, 1/4D, यही होगा। और इसने क्या कर दिया कि मेटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द, तो K इसमें क्या है, सेम एरिया में है, तो ये भी क्या होगा, इसके साथ ऐड होगा। तो सर क्या बनेगा यहाँ से फॉर्मूला, तो V इज इक्वल टू क्या बनता है, E इंटू डी। तो V इज इक्वल टू अगर फर्स्ट के लिए अगर अपन करें तो कितना हो जाएगा, E नोड ऐसे कैसे हो जाएगा, 1/4 इंटू डी। इसको मैं कर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को कर देते हैं थोड़ा छोटा, अभी अपने काम का है नहीं। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन क्या होगा, V इज इक्वल टू या V नोड इज इक्वल टू E नोड अपॉन में 1/4D प्लस E नोड चल ही रहा है अपॉन के, और ये कितना दे रखा था अपने को, 3/4 इंटू डी। जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो E नोड बाहर आ जाएगा और D भी अब बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 के। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 के, और यहाँ पे कितना बचेगा, के, एंड ये कितना बचेगा, 3।
तो वी नोड इज इक्वल टू ई नोड इंटू डी एंड 3 प्लस के अपॉन 4 के। एक रिलेशन तो ये आ गया। तो वी नोड इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 3 प्लस के अपॉन या के प्लस 3 अपॉन 4 के। अब अपने को पूछ रहा है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्या होता है, या क्यू इज इक्वल टू होता है सी वी, और सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। अब यहाँ से वी की वैल्यू अपने पास है, ये रही। जब वी की वैल्यू जगह अगर अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार आएगी, क्यू नोड अपॉन वी नोड, क्यू नोड अपॉन वी नोड। और जो क्यू की जो वैल्यू है जो अपने पास वी की है, ये क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा। जैसे कि सर, चलिए फिर से करते हैं, इसको समझ में नहीं आया। आ जाओ, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखते हैं। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो समझ गया मैं आपको कि ये समझ में नहीं आया। देखो फिर से पढ़ते हैं इसको, कि हैज़ द सेम एरिया इन द प्लेट, जो अपने पास दे रखा था क्या, जो थिकनेस है 3/4 डी। ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है अपन नॉर्मल जानते हैं, जब अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वी नोड, अगर ये फॉर्मूला भी अभी पढ़ा था, ई इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को ये डी की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है। तो वी नोड इज इक्वल टू ई नोड, जो फर्स्ट है, अब मैंने 1/4 कहाँ से लिया कि 3/4 है, अगर 1 से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 1/4। ठीक है। तो 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, डी प्लस, अब जो दूसरी अगर अपन थिकनेस रखेंगे, जो अपने को डी की वैल्यू दे रखी है, तो उसमें साथ है कि एक स्लैब मटेरियल, जो परमिटिविटी बोला था मैंने के, वो अगर भरा जाता है तो के इसके साथ आएगा, तो 3/डी, ई नोट साथ चल ही रहा है, और कितना हो जाएगा 4 इंटू के। ठीक है। फिर आगे क्या होगा सर, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ई नोड इंटू डी, बाकी बाहर। ठीक है। तो 1/4 एंड 3/4 के, एंड दो एन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो जब यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 प्लस के अपॉन में 4 के। ठीक है। अगर इस चीज को ऐसे करें अपन, अपने पास फिर एक फॉर्मूला होता है, एक और, कौन सा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, एंड सी वी इज इक्वल टू होता है Q अपॉन वी नोट, यही है। अगर C इज इक्वल टू Q अपॉन वी नोट की वैल्यू अपने पास है, वी नोट की वैल्यू अभी अभी अपन ने कैलकुलेट की है, क्या है सर, ई नोट इंटू डी, और क्या है 3 प्लस के अपॉन 4 के। जब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो कितनी हो जाएगी, ई नोट इंटू डी, 3 प्लस के और 4 के कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो जो कैपेसिटेंस अपने को मिलेगी, Q इंटू 4 के अपॉन 3 प्लस के, और ई नोड इंटू डी। ठीक है। तो वैल्यू अपने पास कुछ आ गई, तो इसको हमने मान लिया सी नोड। हो गया क्लियर। ये आपका क्या था, 2.8 न्यूमेरिकल था। 2.8 क्या था आपका, ये न्यूमेरिकल था। 2.8 आपका क्या था, एक एग्जाम्पल था, जो कि आपको आना चाहिए। आएगा कैसे, इसमें दो फॉर्मूले यूज हुए थे, है ना, या अपने दो जो फॉर्मूले थे उनको यूज किया था। तो Q इज इक्वल टू सी वी, दो फॉर्मूले अपन ने क्या किया था, यूज किया था। Q इज इक्वल टू सी वी, एंड देन दूसरा फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ए डॉट एंड डी। तो ये फॉर्मूले अभी अभी अपन ने बात किए, उसी के बाद में अपन ने न्यूमेरिकल किया। ठीक है। तो कैपेसिटेंस एंड C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन वी नोड, और इस चीज़ को अपन क्या बोल सकते हैं, C नोड इंटू 4K अपॉन 3 प्लस के। ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले कौन से ध्यान रखने हैं आपको, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए।
ये नेटवर्क है ऑफ 4 माइक्रोफेरेड, कितना है 4 है, और उनके जो कह सकते हैं कैपेसिटर पे जो करंट है माइक्रोफेरेड है, ठीक है। इज कनेक्टेड टू ए 500 वोल्ट सप्लाई, 500 वोल्ट सप्लाई मिल रही है अपने। पहले अपने को क्या डिटरमाइन करना है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क है। पहले अपने को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो सी क्यू। अगर ये सीरीज में होते हैं, देखो मैंने दो कॉम्बिनेशन बताए थे, अगर ये सीरीज में होते हैं तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस और 1/C4। इफ अगर या अपन कह सकते हैं कि ये किसमें हो, पैरेलल में या पैरेलल पोजीशन में हो, तो इनका जो इक्वेशन बन जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बात समझ में आ गई। तो यहां से क्या मिला अपने को, C1 और C2 और C3। अगर अपन तीनों को क्या मानते हैं, जब वायर को जब अपन ब्रेक करेंगे तो देखो ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, इस चीज को समझना बहुत काम की चीज है। देखो ऐसे समझाना चाह रहा हूं मैं। अगर इस वायर को अगर अपन ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, इस वायर को अगर अपन ब्रेक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये। तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। तो ये किस में आ गए, एक तरीके से सीरीज में आ गए। और सीरीज में आ गए तो अपने पास क्या मिल गया, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, पहले आप डायग्राम समझने की कोशिश कीजिए ना, फिर करते न्यूमेरिकल। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ फिर से समझिए। आपके पास में कुछ इस प्रकार से दे रखा है ये, ठीक है, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ इस प्रकार है 500 वोल्ट। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया और ये C4 हो गया। अगर इसको जैसे कैलकुलेट करने के लिए अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ये वायर कुछ इस प्रकार मिलेगा अपने को। तो ये किस में कॉम्बिनेशन में आ गया, ये है। और फिर ये नीचे वाला जो है कुछ इस प्रकार बन गया, ठीक है। मतलब ये तीनों के जो इक्विवेलेंट हैं अपने जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये इसका क्या है, पैरेलल रूप में है। अरे इसकी जब अपन कंपेयर करेंगे तो इनके कंपेयर में ये क्या है, पैरेलल है। तो अगर अपन इनको सोल्व कर लें अपने पास इस प्रकार से कुछ आ जाएगा वैल्यू, और फिर इन दोनों का क्या निकाल लेंगे अपन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उससे क्या आ जाएगी, सी डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो सर इसका मतलब है कि आप पहले इनको सोल्व करेंगे, हाँ, फिर अपन इसको किस में आ जाएगा, फिर ये पैरेलल में, फिर पैरेलल पर निकाल लेंगे, वहाँ से सी डैश की वैल्यू आ जाएगी। वोल्टेज जो अपने पोटेंशियल दे रखा है और अपने से क्या पूछ रहा है, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस बता देंगे। अगर आपसे एनर्जी पूछता है तो एनर्जी भी अपने को पता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए, अगर ये आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जो अपन कैलकुलेट करेंगे, तो पहले क्या निकाल रहे हैं अपन, 1/C इक्विवेलेंट। तो 1/C1, 1/C2 एंड 1/C3। वैल्यू दे रखी है कैपेसिटर की 10 माइक्रोफेरेड। तो 1/10, 1/10 एंड 1/10, तो कितना हो जाएगा 3/10। तो 1/C। अगर C इसको मानते हैं तो कितना हो जाएगा 10/3। ये तो आगे पहले केस। अब अगर एक तो ये वैल्यू हो गई, और जो दूसरा जो पैरेलल में है तो उसके लिए जब निकालेंगे C डैश हो गया, तो ये तो हो गया C1, ठीक है, प्लस वो हो गया C4। तो C1 की वैल्यू अपने पास है 10/3 प्लस फिर से 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 एंड ये 40/3 माइक्रोफेरेड। अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से C डैश की वैल्यू आ गई। अगर अब क्या पूछ रहा है अपने से, ये चीज देखना है, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। बी अपने से पूछ रहा है ऑन ईच कैपेसिटर, नोट क्या है, द चार्ज ऑन, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं चलो जूम करता हूँ आपके लिए, अब दिख रहा होगा, हाँ। तो नोट द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर एन
is the charge on the plate with higher potential equal and opposite to the charge on the plate with lower potential। ये बात है, यही बात है। तो हमने देखो कैपेसिटर की वैल्यू तो निकाल ली, किसकी वैल्यू निकाली अपन ने, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू उसने दे रखी है 500 वोल्ट, ठीक है, सॉरी वी की वैल्यू उसने दे रखी है। और यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे सर, कि अपने पास फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है सर, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी की वैल्यू अपने को पता है, वी की वैल्यू उसने गिवन है, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, और अभी अभी सोल्व किया था अपन ने, कितना था वो 10/3 माइक्रोफेरेड। अगर किसकी बात करें अपन, सी इक्विवेलेंट की, तो यहाँ से इसके लिए कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5003। तो इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 जा 3, कितना हो जाएगा 10, नहीं कितना होगा, और ये 6 के करीब जाएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है, सही है 1.7 10 टू पावर -3 कूलम। पसंद में आ रही है। ये तो था किसके लिए, जब ये किसमें कॉम्बिनेशन में था, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब एक और अपन ने कैलकुलेट किया था, उसको जैसे सी डैश दिया है तो इसके लिए वैल्यू कितनी आई थी, 33 पॉइंट करीब कुछ, अगर आपको ध्यान है तो, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है क्या, पहले अपन Q इज इक्वल टू 500 इंटू 10 के लिए भी निकालेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन भी तो है अपने पास, तो कितना आ जाएगा 5000 माइक्रो, सॉरी ये क्या है कूलम, ठीक है। चलिए, क्योंकि 10 इंटू माइक्रोफेरेड तो 10 टू पावर -6 एंड ये 3 है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ये समझाना है आपको कि सर ये आप पावर कैसे लगा रहे हो, अगर है तो देखो फिर से, ठीक है, बेसिक देख लो अगर नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, क्योंकि इनका सॉल्यूशन तो दिया है, पर सर कई बार क्या होता है कि कंसेप्ट में ना कि ये वैल्यू आई कैसे, ये टर्म डायरेक्ट कैसे लिख दी है ना, तो वो बात अपन क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। वही बात अगर आपको क्लियर है फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे Q इज इक्वल टू 500 है ना, इंटू 10/3, ये कैलकुलेट कैसे किया ये आपको ही पता है, ये किस में चल रहा है, माइक्रोफेरेड में। अगर इसको 3 इंटू 10 टू पावर 3 और 5/3 इसको सोल्व करें तो कितना बार जाएगा 1 बार, ठीक है, फिर कितना यहाँ बचेगा 2, ठीक है, और इसको जब अपन करेंगे तो 7 के करीब जाएगा ये, और 10 टू पावर 3 माइक्रो को अगर चेंज करें तो माइक्रो को कितना होता है -6 एंड Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.7 10 टू पावर -3, ठीक है, इसे अपन कूलम भी कहते हैं और फैराडे। बातें समझ में आ रही है। ऐसे ही उसके लिए निकालेंगे Q इज इक्वल टू 500 इंटू 10, ये क्या है माइक्रोफेरेड है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहां से कितना मिलेगा 5 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम। अरे बातें समझ में आई क्या, ठीक है आगे चले। चलिए ये हो गया। एनर्जी अपन जानते हैं, मैंने बताई भी थी आपको, हाफ CV² या QV। देखो यहाँ से इन चीज को अपन समझ सकते हैं, W इज इक्वल टू Q²/2C, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अपना क्या होता है, वर्क एक्शनल एजेंट अपॉन यूनिट चार्ज, ठीक है। अगर अपन इस वैल्यू को रखें C²/V²/2C, जब इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2CV², ठीक है। अगर अपन इस चीज को एक टर्म में और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि हाफ CV², या W इज इक्वल टू QV, क्या लिख सकते हैं QV, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करें तो QV/2। चलिए अगला ऐसा न्यूमेरिकल है तो बात अपनी बन जाएगी और अपन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। चलिए एक और आ गया अपने पास,
चलिए, एक एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि इज म्यू इज इक्वल टू, ये यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नोड इंटू ई, हाफ एप्सिलॉन नोड ई इंटू या ई स्क्वायर, ठीक है ना। ये एनर्जी आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना शानदार फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कुछ ऐसा है तो ये फॉर्मूला अपन वहां पे यूज करेंगे। इतना ही दे रखा है। अब आते हैं इस पे न्यूमेरिकल कुछ है तो अपन कर लेते हैं। चलो यही है तो आपके सामने है। इसको देखो, मैं इतनी देर पानी पी लेता हूँ। चलो हो गया। आ जाओ, अब क्या है अपने पास वैल्यू दिख रहा है आपको। एक है 900 पिकोफीडर 10 टू पावर 9 फैराडे कैपेसिटर इज चार्ज माइनस 100 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्ट। फर्स्ट क्या पूछ रहा है अपने से, क्या कर रहा है कि कैपेसिटर इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड अनोदर 900 पिकोफैरड कैपेसिटर, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अपने को पता होनी चाहिए, तो पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो अपने को ये वोल्टेज जो है वो दे रखा है, ठीक है। ये वैल्यू तो अपने को क्या दे रखी है, और दूसरी चीज 12, ठीक है ना, इसको चेंज करेंगे अपन। और अपने को सी की वैल्यू भी कैलकुलेट आनी चाहिए, अगर सी की वैल्यू कैलकुलेट होगी तभी यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो जो सी वी है, Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी। चलो तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q की वैल्यू और V की वैल्यू देखो। पहले यहाँ पे क्या था 100 वोल्ट प्लस Q माइनस Q, फिर ये क्या हो गए थे, हाफ हो गए थे। ये क्या हो गए थे, हाफ हो गए थे। इस बात को भी अपने को समझना है। तो यहाँ पे जब कैपेसिटेंस है, जब कैपेसिटेंस है C, तो C की वैल्यू अपने को दे रखी है पिकोफैरेड। पिकोफैरेड का मतलब 10 टू पावर माइनस का 12 है ना। उस टाइम पे शायद मैंने ओ 9 कुछ बोल दिया था ना, वो गलत है, 10 टू पावर माइनस का 12, ये ध्यान रखना है। तो C की वैल्यू दे रखी है 900 10 टू पावर माइनस का 12 है। यहाँ पे जो वोल्टेज है अपने को 100 वोल्ट दे रखा है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर 4 एंड 10 टू पावर माइनस का 12, एंड ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 2, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये 12 है ना, फिर से देखते हैं गलत कैसे हो गया ये। चलिए तो ये 12 है, तो 9 और ये कितना हो गया ये, तो 9 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8, ऐसे याद रख सकते हैं। खुला ये Q की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अगर क्या है अपने पास, Q की वैल्यू है तो क्या निकाल सकते हैं अपन, स्टोर एनर्जी। तो E इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर होता है। एक फॉर्मूला अपने पास ये भी होता है, E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये होता है कि नहीं होता, ठीक है। और एक फॉर्मूला अपन को भी लिखा था, E इज इक्वल टू हाफ Q इंटू वी। तो E इज इक्वल टू Q की वैल्यू अपने पास है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितनी है, 100 वोल्टेज है। जब इसको सोल्व करेंगे तब कितनी आएगी, 1.5 10 टू पावर माइनस का 8। सॉरी इधर करते हैं इसको ना, ये Q की वैल्यू हो गई। जब अपने को एनर्जी चाहिए, इधर जगह है क्या, ठीक है।
तो जो अपने को एनर्जी की वैल्यू चाहिए इस साइड में लिख देता हूँ मैं। तो एनर्जी की वैल्यू एक तो ये होती है हाफ सी वी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो एक इज इक्वल टू होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। एक ये होता है कि हाफ क्यू इंटू वी अपॉन 2। ठीक है, कई फॉर्मूले होते हैं। जब इनकी वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे, जब इनकी वैल्यू क्या करेंगे अपन पुट, जैसे क्यू की वैल्यू अपने पास है 9 इंटू 10⁻⁻8, वोल्टेज अपने को 100 दे रखी है और अपॉन में क्या है 2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 4.5 10⁻⁻6 एनर्जी है जूल, एनर्जी है तो जूल। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर अपन अगर सीरीज में इस चीज़ को लेते हैं ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये भी देख लो एक साथ साथ, आपके वैसे सिलेबस में है नहीं, ऐसे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे जो V1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, V इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे ही V2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ से अपन वोल्टेज निकाल सकते हैं अगर अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। तो वहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू Q इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताया था। एक ओबेनिस्ट पोटेंशियल होता है, ठीक है, क्या होता है कि मतलब पोटेंशियल एक तरीके से, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर से बुक की तरफ चलते हैं अपन। देखो, तो यहाँ तक अपन ने ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे इसका मतलब है कि ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म। यहाँ से स्टार्ट क्या हो गई इसकी समरी, क्या हो गई बात इसकी समरी, है ना। एक आगे ये भी है ना, ये जैसे इसका बी पार्ट अगर सोल्व करें, बी पार्ट रह गया था स्थिर जो सिचुएशन टू द, जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, वहां से क्या हो गया था, डिस्कनेक्टेड। तो जो क्यू है वो क्या हो गया था, हाफ में बदल गया था, और जो वोल्टेज है वो भी क्या हो गई थी, हाफ। तो इस चीज को जब अपन किस फॉर्मूले रखेंगे, एनर्जी में रखेंगे, तो 2 इंटू हाफ क्यू इंटू वी डैश अगर अपन बताना चाहें, क्योंकि अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो दूसरी चीज हो गई। तो जब इन दोनों की वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे तो वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 1/4 क्यू वी। जहाँ से इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 2 5 एंड 10 टू पावर माइनस का 6। कहने का मतलब यही है कि यहाँ से इन चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल करने का ये मतलब नहीं है कि सर आप सॉल्यूशन आपके सामने आप करा रहे हो, क्योंकि यह आप भी कर सकते हो, पर दिक्कत कहाँ आती है कि सर कई ऐसी टर्म होती है कि आप उस चीज़ को भी रटते हो। ठीक है ना, अगर जैसे मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए देख रहा हूँ कि समय कम लगे, कैलकुलेट तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि सर क्वेश्चन तो अब जो आएंगे उसमें मजा है कि उसमें सॉल्यूशन नहीं है, पर इसमें भी इससे कई ऐसी बात होती है जो आप रट लेते हो उस चीज़ को समझने के बजाय। तो उसी चीज़ को समझने के लिए हम इसीलिए एग्जाम्पल कराते हैं। नहीं, सॉल्यूशन भी आपके पास में है और क्वेश्चन भी आपके पास में, तो फिर इतने बोलने का क्या मतलब है कि यहाँ से जो कंसेप्ट जो कोरिलेट करता है उस चीज़ों को अपन समझते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी से इसका आंसर देख के आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके सामने भी है, इसको निकाल के अपन क्या करेंगे। ठीक है, रहे कि नहीं है। कई बच्चे सोचते होंगे कि सर तो देख देख के पढ़ा रहे हैं ना, देख देख के पढ़ाने का ये मतलब है कि आपका जो एग्जाम्पल है इससे जो कंसेप्ट की बात होती है वो आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि रटते हैं, पता ही नहीं होता उस मतलब का, है ना, उस बात का मतलब ही पता नहीं होता, तो वो गलत बात आती है कि कम से कम आपको पता होना चाहिए। और कई जगह जैसे न्यूमेरिकल
इंटरनल जो अपने एग्जाम्पल कहीं करवाते नहीं हैं, कोई भी इश्यू हो सकता है कि सर सिलेबस ज़्यादा खींचना होता है या कैसे भी मान लो, इसलिए अपन धीरे धीरे चल रहे हैं, तो अपन एक एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर फिर भी जैसे कोई रह जाता है कि सर कोई बार ये न्यूमेरिकल हो गए हमारे, ये इसकी क्या हो गई, समरी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। ठीक है, समरी एक बार जल्दी से रैपिडली देख लेते हैं ना, फिर इस क्लास को क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं। आ जाओ। ठीक है, चलो यहाँ से क्या है कि पोटेंशियल जो एनर्जी अपने पास U इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू 1/r, या के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, ये भी हो सकता है। फिर अपन क्या पढ़ते हैं यहाँ से, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई। पोलर पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर के लिए भी पढ़ते हैं। फिर एनर्जी आ जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पोलैरिटी चेंज होती है। फिर सी कैपेसिटेंस का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर अपना सीरीज कॉम्बिनेशन, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगर पोटेंशियल निकालना हो तो V1 इज इक्वल टू C2E या C2 इंटू वी अपॉन C1 प्लस C2, एंड V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू V1, C1 इंटू वी अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये सारी बातें कर सकते हो आप। यहाँ पे जैसे इसमें कैपेसिटेंस वाला आ गया, इसमें सीरीज आ गया, कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे अपनी एनर्जी आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, अपनी एनर्जी आ गई, U इज इक्वल टू हाफ क्यू वी एंड हाफ क्यू वी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर अपॉन 2, एंड डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी आपको ध्यान रखना ही है कि मास अपॉन क्या होता है, कूलम्ब, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये भी ध्यान रखनी है एनर्जी डेंसिटी के लिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये समरी में है। पोटेंशियल की आपको डायमेंशन निकालना आता ही है, कैसे आता है सर, इसकी भी बात कर लें क्या साथ ही साथ। तो पोटेंशियल अपने पास क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू। तो वर्क की क्या होती है, M1 L2 T माइनस 2, कूलम्ब का कितना होता है, 80। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, ये तो आ गई इसकी डायमेंशन। अगर अपन इसकी यूनिट की बात करें तो वोल्टेज, और अगर रिमार्क करें तो पोटेंशियल डिफरेंशियल इन फिजिकल सिग्निफिकेंट। कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू या Q इज इक्वल टू सी वी, एंड C इज इक्वल टू क्या मिलता है अपने को, क्यू वी। तो C की वे अपन क्या मानते हैं, 80, एंड वोल्टेज की जो है डायमेंशन वो क्या होता है, अभी अभी लिखिए, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। ये जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो M माइनस 1 L माइनस 2 T ऊपर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4, सॉरी हाँ, और A माइनस का, तो ये ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के होते जाएंगे। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। Q अपॉन V, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, एंड C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। ये यहाँ पे वैल्यू लिख भी रखी है, अगर आप दिख रहा है तो आप पोलराइजेशन की P इज इक्वल टू निकाल ही सकते हैं अपन। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई, ये सारी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ये सारी बातें अपन ने क्या हो गया था, कैलकुलेट कर ली। इसी के साथ अपना ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया था। अब क्या है, इसके पॉइंट पाउडर्स हैं, समरी की अपन ने बात कर ली है। अब जो न्यूमेरिकल आते हैं इसके, ठीक है, कितने न्यूमेरिकल हैं, 11 के करीब हैं, जो कि अगर अपन स्टार्ट से करेंगे। जैसे इसमें तो 2 चार्ज हैं, Q1 Q2, कितने सेंटीमीटर पे, 16 सेंटीमीटर, 16 और 10 टू पावर माइनस का 2। अपने को पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, तो क्या चाहिए, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट टू बी 0। देखो मैं बार बार कहता था कि इनफाइनाइट पे एनसीईआरटी कहती है कि आपको क्या मानना है, टेक। देखो मैं आपको बोल रहे थे कि सर आप आप ही बोल रहे हो कि एनसीईआरटी भी बोलती है, देखो ये रही एक अच्छी सी लाइन है, ये आपको पोटेंशियल है, सॉरी पोटेंशियल है आपको, टेक द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट टू बी 0, तभी ये बात
तभी ये चीज़ निकल सकती है, या तभी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसने खुद कहा है कि टेक द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट। ये सारे न्यूमेरिकल का करेंगे अपन, 11 हैं तो 2 क्लासों में हो जाएगा, फिर ये चैप्टर खत्म, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाकी का सर, बाकी का अगला या अगली क्लास में। और कंटेंट समझ में आता है या कोई बात समझ में नहीं आती है, 2 ही बात हैं, ठीक है ना। तो समझ में आए पहले आप खुद अप्लाई करो अपने पे, और आता है समझ में तो फिर दूसरों को बताओ, ठीक है। और वैसे कोई बात समझ में नहीं आती कि सर उस टाइम पे सुना नहीं गया या और कुछ एरर आ गया, तो आप कमेंट में जाके हमें पूछ सकते हो, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा, ठीक है। ये क्या एक लेंथी चैप्टर है और समझने के लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेवल के चल रहे हैं, लेंथ इसलिए आसानी से समझ आ जाती है कि वहाँ पे मैक्रो लेवल की बात होती है। जो पार्टिकल जैसे 50 kg बोलता हूँ तो आप आराम से इमेजिन कर लेते हो, पर यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन की बात होती है, अब इलेक्ट्रॉन तो देखे नहीं आपने, ठीक है। तो जल्दी से उसको समझने के लिए थोड़ा सा और आपको अपना जो माइंड है उसको और बिल्डअप करना होता है, ठीक है ना। बस इतना सा अंतर है 11th और 12th में, वहाँ मैक्रो लेवल की बात होती रही, यहाँ माइक्रो लेवल की बात। अगर ये बात आप समझ गए तो आपको ये फिजिक्स आने लग जाएगी 11th और 12th में, ठीक है। इसी के साथ ये क्लास अपन क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। चलिए फिर, राधे राधे।